स्टूडेंट्स, यहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड रिएक्शन कैसे करता है, यानी उसके बॉन्ड्स टूटने और नए जुड़ने की बात हो रही है। तो केमिकल रिएक्टिविटी की जब भी बात होती है तो नेचर ऑफ द बॉन्ड की बात होती है, यानी बॉन्ड उसमें टूटता है, रिएक्टेंट टूटता है, उसके बॉन्ड्स टूटते हैं और वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे बॉन्ड्स का बहुत बड़ा रोल है केमिकल रिएक्टिविटी में। तो कैसे अब डिपेंड करती है केमिकल रिएक्टिविटी बॉन्ड्स के ऊपर? देखिए, हेलोएल्केन्स का जो बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है। जैसे यू ऑल नो कि एक आयनिक कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होता है, इजिली पोलर सॉल्वेंट में घुल जाता है, रिएक्शन इजिली कर सकता है क्योंकि उसके अंदर आयनिक नेचर होता है। इसी तरह से वो आयनिक नेचर थोड़ा सा, जिसे हम पोलर नेचर कहते हैं, यानी थोड़ा सा आयनिक नेचर को हम कोवेलेंट बॉन्ड्स में पोलर नेचर कहते हैं, वो पोलर नेचर एल्काइल हैलाइड्स में होता है। कहने का मतलब यह है, पोलर नेचर का क्या मतलब है कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, वो शेयर्ड पेयर हैलोजन की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। क्यों शिफ्ट हो जाता है? क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्काइल ग्रुप के कार्बन से ज्यादा होती है, तो शेयर्ड पेयर को ये अपनी तरफ पुल कर लेती है मिड पॉइंट से, यानी मिड पॉइंट से ये हैलोजन की तरफ होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर, हैलोजन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज, जिसे हम पार्शियल नेगेटिव कहते हैं, उतना ही हल्का पॉजिटिव चार्ज एल्काइल ग्रुप पे, जिसे हम पार्शियल पॉजिटिव कहते हैं। तो ये जो चार्ज है ये डिस्पर्स हो गया। चार्ज जब बिखर जाता है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, उसे कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ द चार्ज। ये चार्ज जब डिस्पर्ज हो जाता है तो दो पोल्स बन गए यहां पे, पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर हो गया। सपोज कोई कोवेलेंट बॉन्ड एक्स और एक्स के बीच में बना है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल बराबर है, दोनों सेम एटम है, दोनों सेम एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होने की वजह से शेयर्ड पेयर कहां है? बिल्कुल मिड में है। तो ना तो कोई नेगेटिव है ना ही कोई पॉजिटिव है, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये है नॉन पोलर। लेकिन ये पोलर क्यों हुआ? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेता है। पुल करने की वजह से इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और उतना ही हल्का सा पॉजिटिव चार्ज एल्काइल के कार्बन पे आ जाता है। इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ये बॉन्ड एल्काइल हैलाइड के बॉन्ड का नेचर होता है, यानी एल्काइल हैलाइड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से आप समझ सकते हैं? देखिए, अब एल्काइल हैलाइड है, कोई भी एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये पोलर किस तरह से है? इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर है वो मिड पॉइंट से इधर रहेगा या इधर रहेगा या बीच में रहेगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है पॉलिंग्स स्केल के अनुसार और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो क्लोरीन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो शेयर्ड पेयर यहां मिड में होना चाहिए था वो मिड से इधर पुल हो जाता है, क्लोरीन उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो वो मिड में ना रह के, मिड सेंटर में ना रह के वो थोड़ा सा किधर शिफ्ट हो जाता है? वो शिफ्ट हो जाता है क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर उतना ही हल्का पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर सेंटर में ना होके किसी एक तरफ
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से शिफ्ट हो जाता है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दो हैलोजन है, आपस में शेयरिंग कर रही हैं, तो शेयर्ड पेयर कहां रहेगा? बिल्कुल मिड में। इस केस में ना तो कोई चार्ज इस पे आएगा और ना ही कोई चार्ज इस पे आएगा, इस क्लोरीन पे। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया। अगर ये पूरी तरह इस पे शिफ्ट हो जाते, जैसे सपोज सोडियम क्लोराइड जब बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। जब छीन लेता है तो अब शेयरिंग नहीं हो रही है, इस केस में तो शेयरिंग हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के रीजन में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के रीजन में, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इस केस में ये छीन लेता है। उस केस में क्लोरीन के ऊपर 100% नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव नहीं आता है। और उस केस में सोडियम के ऊपर भी 100% पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उस केस में देयर इज नो शेयरिंग, दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बॉल की तरह आपस में अट्रैक्टिव बॉल्स के रूप में जुड़ जाते हैं। लेकिन इस केस में शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो यहां पे ये पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया थोड़ा सा, और ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर। अब पोलर होने से उनकी रिएक्टिविटी कैसे इफेक्ट होती है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एल्काइल हैलाइड ये तो हमने समझ लिया कि वो पोलर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड पे जब चार्जेस आते हैं ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो वो चार्ज जो है हमेशा पार्शियल रहेगा, एब्सोल्यूट यानी 100%, यानी पूरा नेगेटिव नहीं रहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स में होता है, और ये बहुत थोड़ा सा होता है। इट इज वेरी स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ना के बराबर नेगेटिव होता है, लेकिन होता है थोड़ा सा नेगेटिव, बहुत थोड़ा सा। तो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन होता है नेगेटिव चार्ज का ही। अब इसकी रिएक्टिविटी इस वजह से क्यों ज्यादा होती है? मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड है या कोई ऐसा स्पीसी है जिसपे चार्ज है, यू कैन से कोई ए नाम का स्पीसी है जो बी से जुड़ा है और इस तरफ उसके पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस बॉन्ड को अट्रैक्ट करेगा। और इधर कोई और दूसरा मॉलिक्यूल है यही वाला ए बी, तो यहां पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको पॉजिटिव साइड से अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्शन इधर भी होगा इधर भी होगा, तो ये अट्रैक्शन इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई रीजन होना चाहिए या फिर हीट होनी चाहिए। तो अगर हीट की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो बॉन्ड पोलर नेचर की वजह से टूट रहा है। पोलर नेचर है तो क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल जो कि पोलर होगा वो अपोजिट चार्ज से, अपोजिट एंड से, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव एंड से, जहां पे नेगेटिव एंड है वो इधर के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा। तो ये कब हो पा रहा है? जब यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। अगर ये चार्जेस नहीं होते तो क्या ये मॉलिक्यूल्स इनको अट्रैक्ट करते? क्या ये वाला मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करता? नहीं, और ये बॉन्ड नहीं टूट पाता। तो ये एल्काइल हैलाइड का पोलर नेचर है जो इस बॉन्ड को तोड़ने में मदद कर रहा है, और फिर इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद ही तो नए बॉन्ड बन पाएंगे, तभी एल्काइल हैलाइड रिएक्टिव कहलाता है, क्योंकि उसके पास ये पोलर नेचर है। तो पोलर नेचर हेल्प्स एल्काइल हैलाइड फॉर बीइंग रिएक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात तो ये हो गई कि एल्काइल हैलाइड
पोलर होते हैं इसलिए वो रिएक्टिव होते हैं। दूसरी बात, उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो वेरी करती है इस तरह से, फ्लोराइड के साथ बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, क्लोराइड के साथ थोड़ी बड़ी होगी, ब्रोमाइड के साथ और बड़ी होगी, आयोडाइड के साथ और बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हैलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें, फ्लोराइड है उसके साथ बॉन्ड लेंथ छोटी है, क्लोराइड के साथ बड़ी है, ब्रोमाइड के साथ और बड़ी है, आयोडाइड के साथ और बड़ी है। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होती जा रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है। तो बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहां ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड थोड़ी मुश्किल से ब्रेक होगा, ये और मुश्किल से, और ये बहुत बहुत मुश्किल से ब्रेक होगा। यानी इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और इसमें बहुत कम एनर्जी चाहिए। तो यहां पे ये साफ पता चल रहा है रिएक्शन के लिए पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है? एल्काइल आयोडाइड वाला। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ? एल्काइल आयोडाइड हुआ। सबसे लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हुआ? एल्काइल फ्लोराइड हुआ। तो एल्काइल फ्लोराइड सबसे कम है, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है और इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते, अब जो रिएक्शन होता है वो दो तरीके के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। रिएक्शन जो है दो तरीके के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फर्स्ट मैकेनिज्म इज SN1 एंड द अदर मैकेनिज्म इज SN2। तो दो मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 और SN2। पहले SN1 को समझते हैं। तो SN1 मैकेनिज्म यानी एल्काइल हैलाइड सबसे पहले रिएक्ट करता है, मतलब उसके अंदर जो रिएक्टिविटी होती है वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो इसके लिए पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का मैकेनिज्म होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड पोलर नेचर का है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम रिएक्शन करने जा रहे हैं तो कोई स्पीसी हैलोजन को हटाएगी और उसकी जगह आके जुड़ जाएगी। सपोज वो स्पीसी है Y। तो जो स्पीसी Y है वो हैलोजन को हटाएगी और खुद उसकी जगह आके जुड़ जाएगी और हैलोजन अलग हो जाएगी। एक स्पीसी Y है जो हैलोजन को हटा के खुद उसकी जगह जुड़ रही है और हैलोजन अलग हो रही है। अब यहां हमें समझना है कि वो जो स्पीसी है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। तो यहां पे हम समझेंगे कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो उसको भी हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझेंगे। यहां पे आप एक चीज समझिए कि जो एल्काइल हैलाइड है उसमें हैलोजन पार्शियल नेगेटिव है और एल्काइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये क्यों है? क्योंकि जो शेयर्ड पेयर है दोनों के बीच में वो किस तरफ है? हैलोजन की तरफ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज है और इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है। तो हैलोजन जब यहां से ब्रेक करेगी तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हैलोजन ले जाएगी और एल्काइल ग्रुप जो है वो बिना इलेक्ट्रॉन के ठन ठन गोपाल होगा। अपना इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया था वो भी खो चुका होगा। वो किसके पास होगा? हैलोजन के पास होगा। क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया तो इसके ऊपर पूरी तरह से नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। तो आप ये देखिए, हैलोजन जब अलग होगी तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर है उसको ले जा चुकी होगी, उसको जीत के ले जा चुकी होगी। और एल्काइल ग्रुप हार चुका होगा इस लड़ाई में क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी। जैसे ही बॉन्ड पेयर, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, शेयर्ड पेयर जिस साइड होगा उसी साइड रह जाएगा और यहां पे
कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बिना इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन का लॉस खा के बैठा होगा। तो आप देखिए हैलोजन जो हटी थी वो नेगेटिव थी। अब जैसे सपोज एक कोई स्कूल है, स्कूल में कोई फिजिक्स का टीचर है, तो कोई नया फिजिक्स का टीचर आएगा तो वो फिजिक्स के टीचर के बदले ही तो आएगा, फिजिक्स का टीचर केमिस्ट्री के टीचर के बदले तो आएगा नहीं। बायो का टीचर जाएगा तो उसके बदले बायो का ही टीचर आएगा, मैथ्स का टीचर जाएगा तो उसके बदले मैथ्स का ही टीचर आएगा। इसका मतलब कोई नेगेटिव स्पीसी जा रही है तो उसके बदले में कौन सी स्पीसी आ रही है, कौन सी स्पीसी आ रही है, कमेंट में बताइए। अगर कोई नेगेटिव स्पीसी अलग हो रही है तो अटैक करके जो स्पीसी जुड़ रही है वो भी नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिक्स का टीचर जाएगा तो फिजिक्स का आएगा, उसके बदले बायो का नहीं आएगा, बायो का जाएगा तो बायो का आएगा, उसके बदले केमिस्ट्री का नहीं आएगा। तो जिस नेचर की स्पीसी हटती है उसी नेचर की स्पीसी आके जुड़ती है। तो ये जो नेगेटिव स्पीसी है, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज लविंग है, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव स्पीसी को न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव स्पीसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, फाइल या फिलिक मतलब लविंग, पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाली, पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाली, पॉजिटिव लविंग, पॉजिटिव लविंग स्पीसी। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, न्यूक्लियो पॉजिटिव, फिलिक मतलब या फाइल मतलब लविंग, खुद कैसी होगी, नेगेटिव। तो यहां पे ये बात तो तय हो गई कि हैलोजन जो हटेगी वो इन नेगेटिव फॉर्म में हटेगी, नेगेटिव हैलोजन हटेगी। और जो यानी हैलोजन यहां पे क्या है, लीविंग ग्रुप, जो ग्रुप कंपाउंड को छोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, लीविंग ग्रुप, ये भी समझ लीजिए। और जो कंपाउंड पे अटैक कर रहा है, जुड़ रहा है, उसे अटैकिंग ग्रुप कहेंगे। लेकिन वो अटैकिंग ग्रुप जो है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पे आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर एल्काइल हैलाइड पे अटैक होगा तो अटैक करने वाली स्पीसी नेगेटिव होनी चाहिए, यानी वो एक न्यूक्लियोफाइल होनी चाहिए, और लीविंग ग्रुप भी नेगेटिव होगा। तो यहां पे ये बात समझ में आ गई कि एल्काइल हैलाइड पे कौन सा अटैक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। एक बात तो ये तय हो गई कि एल्काइल हैलाइड पे कौन सा अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। अब दूसरी बात, जब एक ग्रुप जुड़ रहा है और दूसरा ग्रुप हट रहा है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां कुछ ऐड नहीं हो रहा, यहां एक स्पीसी आ रही है और दूसरी स्पीसी को हटा रही है। अटैकिंग ग्रुप आ रहा है, लीविंग ग्रुप कंपाउंड का साथ छोड़ रहा है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो एक बात तो हो गई न्यूक्लियोफिलिक, दूसरी बात क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन। तो इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियोफिलिक भी कहेंगे, और दूसरे इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड में कितने टाइप के होते हैं, आगे बढ़ते हैं। एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस ऑर्डर का हो रहा है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था मॉलिक्यूलैरिटी, एक टॉपिक था ऑर्डर। ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी एक्चुअली में वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन उसमें डिफरेंस भी है। क्या बताती है वो बेसिक बात, यहां पे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि कोई रिएक्शन का जो एलिमेंट्री स्टेप होता है उसमें जितने मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो उस रिएक्शन की क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी। वो उस रिएक्शन की क्या होती है, मॉलिक्यूलैरिटी। तो यहां पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे यहां पे हमने एल्काइल हैलाइड लिया है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्यों है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्यों है,
क्योंकि इस कार्बन पे सेंट्रल कार्बन पे तीन तीन एल्काइल ग्रुप, तीन तीन कार्बन जुड़े हैं, तो ये कौन से डिग्री का कार्बन हो गया? 3 डिग्री का टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो गया। और इससे हेलोजन जुड़ी हुई है, जो कि यहां पे क्या है? हमारा लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप है, अलग हो जाएगा। यानी ये हेलोजन यहां पे अलग हो जाएगी, यहां पे लिख देते Br नेगेटिव के फॉर्म में। अब क्योंकि Br नेगेटिव के फॉर्म में अलग होगी, जैसे हमने पिछली स्लाइड में समझा, तो जो अटैकिंग ग्रुप है वो भी नेगेटिव होना चाहिए। ये कौन है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, तो ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैकिंग ग्रुप है, ये अटैक कर रहा है। और ये अटैक कर रहा है, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने हैं? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो जो हमें दिख रहा है, क्या वही सच्चाई है? ये अभी नहीं कह सकते। ये हम कब पता कर सकते हैं? जब इस रिएक्शन को हम इसके स्टेप्स में तोड़े। तो यानी इस रिएक्शन के और भी स्टेप्स हैं, तो ये क्या एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन नहीं है? हां, ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन नहीं है। अब इस रिएक्शन को आप जब ढंग से स्टडी करोगे, इसके मैकेनिज्म को स्टडी करोगे, तो आप देखोगे इस रिएक्शन में से निकल के आए 2 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में एल्काइल हैलाइड ब्रेक हो रहा है एल्काइल कार्ब कैटायन में। दिस इज एल्काइल कार्ब कैटायन, एल्काइल कार्बो कैटायन। और ये लीविंग ग्रुप था जो अलग हो गया, दिस वाज द लीविंग ग्रुप, ये अलग हो गया। तो पहले स्टेप में ये हो गया डिसोसिएशन। ये स्टेप कैसा है? ये डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने देखा भाई सामने पॉजिटिव चार्ज है, खुद पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसने बिल्कुल लपक के अटैक कर लिया झट से, क्योंकि भाई इसको कुछ सोचना नहीं पड़ा, कुछ इंतजार नहीं करना पड़ा, और इसको पता सामने पॉजिटिव चार्ज है, तुरंत ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और फास्टली जुड़ गया, और यहां पे हमें अल्कोहल मिल गया। तो 2 स्टेप्स में रिएक्शन हुआ। पहले स्टेप में क्या हुआ? डिसोसिएशन, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ? अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। अब आपको खुद दिखाई दे रहा है कि कौन सा, अगर मैं यहां पे इस चीज को नहीं मेंशन करूं तो आप खुद समझ सकते हो कौन सा स्टेप स्लो होगा और कौन सा स्टेप फास्ट होगा। भाई यहां तो ये इसको साफ दिख रहा है नेगेटिव चार्ज को कि सामने पॉजिटिव चार्ज है, तो ना सोचना है ना कोई दिक्कत है। जैसे मैग्नेट के 2 अपोजिट पोल्स होते हैं, एक दूसरे को झट से अटैक कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, वैसे ही ये दोनों चार्जेस एकदम से अट्रैक्ट कर लेंगे और जुड़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहां पे है भाई, इनके पास कोई कारण थोड़ी ना है टूटने का, इनको तो उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज, जैसे मैं बार बार हल्का सा नेगेटिव चार्ज कहता हूं, वो होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अधूरा छोटा सा अंश नेगेटिव चार्ज का, और इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, अधूरा थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों हुआ? क्योंकि शेयर्ड पेयर मिड पॉइंट से किधर है? ब्रोमीन की तरफ। क्यों है? क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो ये है पोलर बॉन्ड। तो इसको टूटने के लिए पूरे उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि इसकी तरफ कोई पॉजिटिव पार्ट की स्पीसी आएगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, इस तरफ नेगेटिव पार्ट की आएगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, फिर जाके ये डिसोसिएट होगा। तो जाहिर सी बात है कि पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा और सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होगा। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या चीज होती है, ये बात तो समझ में आ गई कि ये 2 स्टेप है, एक स्लो एक फास्ट है। मॉलिक्यूलैरिटी बताती है कि कितनी रिएक्टेंट स्पीसीज एक साथ अटैक कर रही हैं। भाई ये स्टेप, ये तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छुपे हुए हैं और भी स्टेप्स, तो इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन सिंगल स्टेप का नहीं होता, एक स्टेप का नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्योंकि उसमें और भी ज्यादा, एक से ज्यादा स्टेप होते हैं, 2 स्टेप भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी स्टेप्स हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे, मतलब जितने भी स्टेप्स होंगे एक से ज्यादा, तो उसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन जब उसी ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि ये दो स्पीसीज हैं, OH और ये, तो क्या इन दोनों से पता चल रहा है कि ये दो स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है? नहीं। मॉलिक्यूलरिटी बताती है कि कितनी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन यहां पे दो स्पीसीज इसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है। ये तो तब पता चलेगा ना कि जब हम इसे सिंगल स्टेप्स में तोड़ेंगे। तो इसके जो सिंगल स्टेप्स है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप टू, इन सिंगल स्टेप्स को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री स्टेप। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप। तो ये दो एलिमेंट्री स्टेप है क्योंकि ये सिंगल स्टेप्स हैं। सिंगल स्टेप्स को हम एलिमेंट्री स्टेप्स कहते हैं। तो जो एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं वो बताते हैं सच्चाई के कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कभी नहीं बताता क्योंकि वो एक्चुअल में रियल रिएक्शन होता ही नहीं है। उसके एलिमेंट्री स्टेप्स तो ये रहे, ये बताएंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले वाले एलिमेंट्री स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो कितनी है? 1। इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो है 1। और सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि भाई दो स्पीसीज अटैक कर रही हैं, तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी है? 2। तो यहां पे ये साफ दिख रहा है कि पहले वाले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी है 1 और दूसरे वाले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी है 2। ठीक है ना? तो ये बात तय हो गई, मॉलिक्यूलरिटी हम कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम पहले उसके स्टेप्स में तोड़ते हैं, उन सिंगल स्टेप्स में तोड़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। उन एलिमेंट्री स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी को स्टडी करते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जितने हैं वो मॉलिक्यूलरिटी होती है। जैसे फर्स्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 है। सेकंड स्टेप में दो स्पीसीज हैं अटैक कर रही हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। अब इसमें से कौन सी मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन का ऑर्डर बनेगी? इसका ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर, कौन सी मॉलिक्यूलरिटी बनेगी? ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा इस रिएक्शन में? तो इसका जो मॉलिक्यूलरिटी, जो ऑर्डर बनेगी वो होती है स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी जो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होती है, यानी किसी भी रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो डिसाइड करती है कि ऑर्डर क्या होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1। तो जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होती है वही उस रिएक्शन का, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होता है। हालांकि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तो मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जा सकती, इसका क्या निकाला जा सकता है? ऑर्डर। तो कैसे निकाला? हमने इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को इसके सिंगल स्टेप्स में तोड़ा, यानी एलिमेंट्री स्टेप्स में तोड़ा। वहां पे जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे थे, कोलिजन कर रहे थे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूलरिटी थे। जैसे पहले स्टेप में 1 है मॉलिक्यूलरिटी, दूसरे स्टेप में दो स्पीसीज आपस में कोलिजन कर रही हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। अब इन दोनों में से स्लो स्टेप कौन सा है? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला स्टेप स्लो है तो भाई मॉलिक्यूलरिटी उसकी 1 है। नीचे वाला फास्ट है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। लेकिन हमारी कौन सी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर बनेगी? जो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी है वो ऑर्डर बनेगी। यानी इस सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का जो ऑर्डर निकल के आया वो क्या है? 1। क्या है? 1। इसी वजह से हम इसको कहते हैं SN1। S मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जो हमने पढ़ा था अभी, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, और 1 मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1। यानी इसका जो एलिमेंट्री स्टेप, स्लो एलिमेंट्री स्टेप है, उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी रही होगी वो 1 रही होगी। तो इस तरह से ये SN1 मैकेनिज्म कहलाता है। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब इस SN1 मैकेनिज्म क्या है ये तो हम समझ गए। SN1 मैकेनिज्म क्या है ये तो हम समझ गए। SN1 मैकेनिज्म का जो रिएक्शन है, रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो 2 स्टेप्स में कवर होता है।
स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में डिसोसिएशन ऑफ एल्काइल हैलाइड होता है और स्टेप 2 में जिसमें डिसोसिएशन ऑफ एल्काइल हैलाइड होता है उसमें एक चीज और होती है, वो ये होती है कि कार्ब कैटायन बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन में। SN1 में क्या बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्ब कैटायन बन रहा है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। कार्ब कैटायन बन रहा है तब जाके OH अटैक कर रहा है। तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, जब हम SN2 पढ़ेंगे तो उसमें ये खास तौर पे पढ़ेंगे कि उस मैकेनिज्म में कार्ब कैटायन नहीं बनता है। ये जो कैटायन यहां बन रहा है ना, ये उस SN2 में नहीं बनता है। इसलिए ये बात नोट कर लीजिए कि SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन टेक्स प्लेस, यानी कार्ब कैटायन बनता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है SN1 की कि कार्ब कैटायन उसमें बनता है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो उसमें कार्ब कैटायन नहीं बनता है। तो यहां पे हमने ये समझ लिया है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी यूनिमोलिकुलर। 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, यानी इसका ऑर्डर 1 है। कैसे निकाला ये हमने अभी समझा है। तो इसमें कार्ब कैटायन बनता है। अब इस बनने से और क्या बातें हमें पता चलती हैं, देखते हैं जरा। सिंस द स्लोएस्ट एलिमेंट्री स्टेप था जो कि रेट को डिटरमाइन करता है, वही रेट को डिटरमाइन करता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा है, और उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 थी, हैज मॉलिक्यूलरिटी 1। ठीक है, तो इसी वजह से ड्यू टू दिस रीजन आप कह सकते हो हैज मॉलिक्यूलरिटी 1, सो ऑर्डर इज इक्वल टू 1। तो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? 1, क्योंकि उसमें स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या थी? 1। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने नोट किया था वो क्या था? कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। क्यों फॉर्म होता है भाई? पहले तो हमने ये पढ़ा कि कार्ब कैटायन बन रहा है, तो भाई कार्ब कैटायन रिएक्शन के बीच का हिस्सा है, किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बन रहा है, यानी रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था, उनके बीच में क्या होता है? इंटरमीडिएट। तो अगर आपको चाहिए कि रिएक्टेंट रिएक्टिव हो तो इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए? स्टेबल। हमेशा याद रखिए, रिएक्टेंट अगर आपको रिएक्टिव होना चाहिए आपका, तो इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए? स्टेबल। तो उस अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो रिएक्शन वो वाला पाथ जरूर फॉलो करता है। SN1 वाला पाथ फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसका जो रिएक्टेंट इंटरमीडिएट है यानी कार्बोकैटायन वो स्टेबल होना चाहिए। और ये हम पढ़ चुके हैं कौन सी डिग्री का कार्ब कैटायन सबसे स्टेबल होता है? 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोस्ट स्टेबल एंड 1 डिग्री कार्ब कैटायन इज लीस्ट स्टेबल। तो यानी कि SN1 मैकेनिज्म को सबसे ज्यादा कौन सा एल्काइल हैलाइड फेवर करेगा? 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसको हम ऐसे समझते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए पॉइंट कि भाई कार्ब कैटायन इज फॉर्म ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। तो SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर 3 डिग्री होना चाहिए, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब इसको कैसे समझेंगे, देखें जरा। हमारे पास ये एल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री, इसमें जो कार्ब कैटायन बनेगा वो ये बनेगा। फिर है 2 डिग्री, इसमें जो बनेगा वो ये बनेगा। फिर है 3 डिग्री, इसमें जो बनेगा वो ये बनेगा। ये है 1 डिग्री,
ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। तो ये हमने पढ़ा कि भाई जो रिएक्शन इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल होगा उसी का रिएक्टेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी जब इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो रिएक्शन वही वाला पाथ फॉलो करता है जिसमें स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, जिसमें स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, रिएक्शन उसी का पाथ फॉलो करता है। सपोज हम अगर मान लीजिए इस बॉक्स को ऊपर हवा में उड़ाए तो गिरने के बाद कितनी पॉसिबिलिटी है कि यह बॉक्स ऐसे गिरे और कितनी पॉसिबिलिटी है कि यह बॉक्स ऐसे गिरे। अगर हम 100 बॉक्स ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे तो ज्यादा नंबर ऑफ बॉक्स ऐसे गिरेंगे और बहुत कम बॉक्स 10 या 20 या 5 ऐसे गिरेंगे। कारण क्योंकि इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्म में बॉक्स स्टेबल रहेगा और इस अरेंजमेंट में बॉक्स लेस स्टेबल होगा। तो जिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा उस फॉर्म में उसका नंबर ज्यादा पाया जाएगा। तो यह बात तय हो गई कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्टेंट है और ये है रिएक्टेंट, ये इंटरमीडिएट, फिर इसके आगे क्या बनेगा? प्रोडक्ट, फिर इसके बाद बनेगा प्रोडक्ट। तो हमारा जो पॉइंट है वो बीच में आके रुक गया है। कहां? रिएक्टेंट इंटरमीडिएट पे। ये जो इंटरमीडिएट है, ना हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं ना हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। तो जो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसी का रिएक्टेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट ये इस तरह से कोरिलेटेड होते हैं कि जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल है उतना ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्टिव है और उतना ज्यादा वो वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा। जैसे इसमें भाई ये स्टेबल अरेंजमेंट है तो सबसे ज्यादा मैकेनिज्म यानी सबसे ज्यादा ये वाले ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा। तो SN1 में हमने देखा कार्ब कैटायन बनता है, पहली बात तो बनेगा। कौन सा वाला ज्यादा बनेगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? 3 डिग्री सबसे ज्यादा बनेगा। सबसे कम कौन बनेगा? 1 डिग्री। 3 डिग्री क्यों सबसे ज्यादा बनेगा? क्योंकि वो सबसे स्टेबल है। तो ये बात तय होती है जो सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट है वही सबसे ज्यादा बनेगा और वही वो वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा जो सबसे ज्यादा बनेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर हम कहें कि ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म तो सबसे ज्यादा फॉलो करेगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्योंकि उसमें जो कार्ब कैटायन बनेगा वो होगा 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यानी SN1 को सबसे ज्यादा फॉलो करेगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री क्योंकि कार्ब कैटायन जो बनेगा वो सबसे स्टेबल 3 डिग्री में होगा, 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो यहां पे ये बात कंफर्म हो जाती है कि SN1 का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ SN1 यानी सीक्वेंस ऑफ SN1। यहां जो ऑर्डर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो वाला ऑर्डर नहीं है कि कितने स्पीसीज अटैक करें। ये ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस कि SN1 को सबसे ज्यादा कौन फॉलो करेगा, उसका सीक्वेंस क्या है। तो उसका सीक्वेंस है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब ये बात यहां खत्म होती है। अब आते हैं SN1 में सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए। भाई हमने ये पढ़ लिया कि एल्काइल हैलाइड जो है उसे ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वो पोलर है, उसे ब्रेक करने के लिए आपको एक सॉल्वेंट चाहिए ऐसा जो कि एक साइड से पॉजिटिव हो और दूसरी साइड से नेगेटिव हो। इधर से भी चाहिए आपको। तो इस टाइप का सॉल्वेंट क्या करेगा? अटैक करेगा, जुड़ेगा और इसको खींचेगा, इस साइड से खींचेगा। तो आपको पहली बात तो सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर, पोलर सॉल्वेंट चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। और पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोटिक, एक होते हैं एप्रोटिक। तो यहां पे हमें जो पोलर सॉल्वेंट चाहिए वो चाहिए पोलर। भाई पोलर तो चाहिए क्योंकि हम इसे ब्रेक करेंगे तो यहां पे भी चार्ज होना चाहिए, तो सॉल्वेंट भी के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने चाहिए तभी वो उसको ब्रेक कर पाएगा। तो पोलर तो हो गया। साथ में प्रोटिक का क्या मतलब है?
प्रोटिक का मतलब है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन होना चाहिए, ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, यानी कि वो पोलर होना चाहिए, यानी उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए और वो हाइड्रोजन रिलीज भी हो सके, यानी वो एसिडिक नेचर का हो। तो यानी पीछे यहां पे क्या क्या जुड़ा हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए मॉलिक्यूल में एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरी बात वो हाइड्रोजन जुड़ा किससे होना चाहिए? वो हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो यहां पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इनमें से कोई स्पीसी होती है तब जाके ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन बनता है, तब जाके ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तभी जाके हम इस सॉल्वेंट को क्या कहलाते हैं? कहते हैं, पीछे कुछ भी जुड़ा हो सकता है, ग्रुप कोई भी हो, उसे हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। और क्योंकि वो नेचर में पोलर होता है, इसलिए हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं उसे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो इसको ब्रेक करने में मदद करेगा इसको ब्रेक करने में, तभी तो कार्ब कैटायन बनेगा भाई। इसको ब्रेक करेगा तभी तो कार्ब कैटायन बनेगा। तो SN1 मैकेनिज्म की जरूरत है कि कार्ब कैटायन बने, तो कार्ब कैटायन बने उसकी जरूरत है, यानी वो बॉन्ड ब्रेक हो, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है, सपोर्ट करता है SN1 मैकेनिज्म को। तो यहां पे ये SN1 मैकेनिज्म हमारा ये क्लियर होता है। स्टूडेंट्स, यहां पे हम अपना SN1 का मैकेनिज्म एक बार रिकैप करते हैं। भाई SN1 में क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें दो एलिमेंट्री स्टेप हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जो पहला स्टेप है उसमें डिसोसिएशन हो रहा है और उसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रही है, एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। दूसरे स्टेप में, जब पहले स्टेप में कार्ब कैटायन बन गया, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कार्ब कैटायन पे अटैक करता है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाती है, क्योंकि इसमें दो स्पीसीज अटैक कर रही हैं, दो स्पीसीज रिएक्ट कर रही हैं। पहला वाला स्लो स्टेप है, दूसरा वाला फास्ट है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट इज 1 और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। तो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन का क्या बनती है? ऑर्डर। तो यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1। तभी हम इसको कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। दूसरी बात, क्योंकि अच्छा मॉलिक्यूलरिटी 1 थी, वही ऑर्डर बना, तो दूसरी बात ये थी कि इसमें कार्ब कैटायन बनता है और कार्ब कैटायन जो सबसे स्टेबल होता है वो होता है 3 डिग्री, इसीलिए 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 को सबसे ज्यादा फेवर करता है और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे कम फेवर करता है, क्योंकि 1 डिग्री कार्ब कैटायन इज लीस्ट स्टेबल। लास्ट पॉइंट है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक होगा तो वो SN1 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट आप ध्यान से समझिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, और भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।